Hello bachon, welcome to this amazing platform of Physics Wala. This is Nancy Della and today we will discuss the last lecture of this chapter, biotechnology and its application. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसके अंदर हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी थी। पीसीआर पढ़ा था, ऑटो रेडियोग्राफी पढ़ा था और एलाइजा पढ़ा था, यानी कि एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और एलाइजा की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और हमने पढ़ा था सैंडविच एलाइजा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट खत्म हो जाएगी और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। कुछ आपकी एनसीईआरटी के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो देखेंगे हम, और हम देखेंगे एथिकल इश्यूज के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और एक बार लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हम करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर बात और हम करेंगे एथिकल इश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक बार ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, या फिर आप बोल सकते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर अगर मैं ट्रांसजेनिक की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। यानी कि इनके जेनेटिक मटेरियल के साथ किसी दूसरी स्पीशीज का जेनेटिक मटेरियल क्या है, अटैच्ड है। चाहे वो ट्रांसजेनिक एनिमल हो या फिर वो ट्रांसजेनिक प्लांट हो या फिर ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स हो, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए विद ऑल्टर्ड डीएनए। यानी कि मतलब इनका जो डीएनए वो ऑल्टर्ड हो चुका है, यानी कि दे हैव ऑल्टर्ड डीएनए विद फॉरेन डीएनए इंसर्ट, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, ये माइक्रोब भी हो सकता है, ये प्लांट भी हो सकता है और ये एनिमल भी हो सकता है। तो माइक्रोब्स के कुछ माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स हमने किए हैं, अपने चैप्टर के अंदर किए हैं। एक बार हम वो एग्जाम्पल्स देखेंगे और हम कुछ एक दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की, बात एक ही है। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो दे हैव ऑल्टर्ड डीएनए, इनका जो डीएनए है वो ऑल्टर हो चुका है विद फॉरेन डीएनए इंसर्ट। मतलब कोई भी दूसरे स्पीशीज का जो डीएनए है वो इंसर्ट हो चुका है इनके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगर एनिमल है तो आप एनिमल बोलोगे, प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक तरफ आप लिखना एग्जाम्पल्स, ठीक है, एक तरफ आप लिखना एग्जाम्पल्स और दूसरी तरफ आप लिखना फंक्शंस, दूसरी तरफ आप लिखना फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला अगर मैं ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो देखो ई कोलाई हम यूज करते हैं, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई क्या है बच्चे, एक गट बैक्टीरिया है। क्या है, एक गट बैक्टीरिया है। और ई कोलाई का यूज कहाँ कहाँ आपने देखा है, ये एक तो आपने यहीं पे पढ़ा है इंसुलिन के अंदर, इंसुलिन प्रोडक्शन के अंदर इलाई लिली ने क्या लिया था, इकोलाई तो लिया था। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि इंसुलिन प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, क्या, तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की।
दूसरा क्या एग्जाम्पल पढ़ा है आपने, याद करो, जल्दी बताओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसिलस thuringiensis, एक सॉइल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बेसिलस thuringiensis, ठीक है। ये क्या है बच्चे? ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है। याद आया कि ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता था, ठीक है। क्या बनाता था ये? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। और ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ये ना तो कुछ बैक्टीरिया को करती थी और ना ही किसको कुछ करती थी, प्लांट को कुछ करती थी। लेकिन इंसेक्ट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक रोल था कि जब भी कोई भी इंसेक्ट, ठीक है, पर्टिकुलर इंसेक्ट थे जो हमने पढ़े थे, लेपिडोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स, ठीक है। तो देखो, बेसिलस thuringiensis एक सॉइल बैक्टीरिया है, जो सॉइल बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता है जिसको हमने क्या बोला था? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये वैसे तो इनएक्टिव प्रोटीन रहता है, लेकिन जब ये गट के अंदर जाता है, इंसेक्ट की गट के अंदर, तो उसको एल्कलाइन पीएच मिलती है, और वो एल्कलाइन पीएच इस इनएक्टिव टॉक्सिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देती थी? एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती थी। और उसके बाद क्या होता था कि जो सेल है वो स्वेल करती थी, पोर बन जाते थे जिसकी वजह से जो सेल है वो स्वेल करती थी, और लाइसिस होता था जिसके कारण से इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने बहुत सारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था वो पढ़ा था बीटी कॉटन, ठीक है। तो अब बीटी कॉर्न भी आ चुका है, हमने बीटी सोयाबीन भी हम बना चुके हैं, बीटी टोमेटो या फिर बीटी पोटैटो की बात करें, ठीक है, यानी कि एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हो। यहाँ पर अगर मैं एक बात करूं, किसकी बात करूं बच्चे? एक मैं बात करती हूँ ट्राइकोडर्मा। ये आप अपने उसके अंदर पढ़ोगे, माइक्रोब वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। माइक्रोब वाले चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे, अगर वो चैप्टर हो गया है आपका तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या करती है बच्चे? एक काइटिनेज बनाती है, ठीक है। ये एक फंगस है, ठीक है। और ये क्या बनाती है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ट्राइकोडर्मा हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ काइटिनेज, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम काइटिनेज, ठीक है। ये काइटिनेज एंजाइम बनाती है, और ये किससे बचाती है बच्चे? प्लांट को फंगस से, ठीक है। प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट फंगस। ये किससे बचाती है बच्चे? ये फंगस से बचाती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा फंगस, ठीक है। बस एक लास्ट एग्जाम्पल हम ये कर लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल है इसका 4th नंबर, लास्ट वन करेंगे हम, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास पिटुडा, ठीक है। देखो, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, जैसे जब ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं समुद्र के अंदर, तो ऑयल स्पिल हो जाता है ना, तो जो ऑयल के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको डाइजेस्ट कर देता है कौन? स्यूडोमोनास पिटुडा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये किसकी तरह एक्ट करता है? ये है नंबर ए, ये है नंबर बी, ये है नंबर सी, और ये नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर नंबर ए बी नहीं डाल सकते क्योंकि 1 2 3 डालना पड़ेगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। जो 4th का जो फंक्शन है हम वो देखते हैं कि स्यूडोमोनास पिटुडा ये क्या करता है बच्चे? इट एक्ट एज स्क्वेंजर, स्क्वेंजर की तरह एक्ट करेगा। इट एक्ट एज स्क्वेंजर एंड डाइजेस्ट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है बच्चे उसके जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन करते हैं और ज़्यादा बेहतर हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या हो? ज़रूरी हो। तो ये आप याद कर सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है।
ये तो आई एम श्योर बॉटनी के अंदर गिवन है सॉरी, लेकिन फोर्थ का आई एम नॉट श्योर। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए जो कि हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये था जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं अपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। जल्दी से स्नैप लीजिए इसका, फिर हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ठीक है, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं। ऑलराइट ठीक है help insulin production, insecticidal protein, help in production of chitinase, protect plant against functioning fungus, protect plant against fungus, ठीक है। जल्दी से लिखिए इसको, ठीक है, जल्दी से लिखिए, स्नैप ले लीजिए। और इसके बाद हम करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर बात, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जल्दी से बनाइए, नेक्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। डेफिनेशन बच्चे वही रहेगी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ठीक है। दे हैव मॉडिफाइड डीएनए, सेम डेफिनेशन रहेगी। दे हैव modified DNA with foreign DNA insert, ठीक है। दे हैव मॉडिफाइड डीएनए विद द फॉरेन डीएनए इंसर्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स दिए गए होंगे, उन पॉइंट्स को ही हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। फंक्शंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनके फंक्शंस के बारे में, या फिर फंक्शन साउंड अच्छा नहीं करेगा बच्चे, यहाँ पे एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्या क्या एडवांटेजेस होंगी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली एडवांटेजेस देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स यानी कि ये वो एनिमल्स है जिनका जो डीएनए है वो मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, चलो ठीक है, आज हम देखेंगे इस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन क्या है। तो आपने कोई भी आदमी को पकड़ा, उसको लेटाया और उसके डीएनए के अंदर मैनिपुलेशन करने लगे, ऐसा तो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर क्या लेते हैं बच्चे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर हम उन एनिमल्स को लेते हैं जैसे कि माइस हो गया, ठीक है, जिनका मतलब रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा फास्टर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें जानना है एक पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन के बारे में कि भैया इस पर्टिकुलर जीन का क्या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन के बारे में हमें जानना है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में जानना है कि वो किस तरीके से ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन शो करता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जीन को लिया, टेक्निक सारी की सारी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, टेक्निक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सारी की सारी ये बायोटेक्नोलॉजी वाली है, ठीक है। अब कैसे लिया, कैसे काटा, कैसे मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे पर्टिकुलर आपने जीन लिया, अब आपको जानना है कि इस जीन का क्या एक्सप्रेशन है। अब जीन का एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा भाई,
पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और लास्ट में जाके प्रोटीन बनाएगी। अब ये जो प्रोटीन है आप डिसाइड करेंगे ये प्रोटीन कौन सी है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो यही प्रोटीन करेगी। तो किस बायोलॉजिकल एक्टिविटी को वो प्रोटीन कंट्रोल करेगी, उसके लिए आपने जीन लिया, जीन को आपने एक्सट्रैक्ट किया और आपने किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के डीएनए के साथ उसको अटैच कर दिया। यानी कि अब जो एनिमल है अब उसका तो जेनेटिक मटेरियल तो मॉडिफाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी फॉरेन स्पीशीज का डीएनए है, उस स्पीशीज का डीएनए है, उस स्पीशीज का जीन है जिसके एक्सप्रेशन को आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो आपने वहां पे उस ट्रांसजेनिक एनिमल अब तो ट्रांसजेनिक हो चुका है। ठीक है, अब आपने उसको अटैच कर दिया, अब वहां पर पूरी की पूरी मैकेनिज्म होगी और वहां पे वो जीन एक्सप्रेस करेगा और आप वहां पर आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जीन ने क्या एक्सप्रेशन शो किया है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल की एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे देखो एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। सबसे पहला लिखो फॉर डेवलप फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉर्मल functioning of gene, normal functioning of gene in growth and development। ठीक है, कि जो प्रॉपर जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है पर्टिकुलर जीन की, फॉर अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ जीन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि आपने उस जीन का आपने एक्सप्रेशन देखना चाहे। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख सकती हूँ या फिर फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। मेरी बात समझ में आई? यानी कि हमें देखना है पर्टिकुलर जीन है, उस पर्टिकुलर जीन का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। दूसरा जो पॉइंट है कि दूसरा किस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प करता है, तो देखो मेरी बात समझो। टू स्टडी पर्टिकुलर डिजीज, टू स्टडी पर्टिकुलर डिजीज, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, और इस जीन की वजह से कोई ना कोई डिजीज हो रही है, तो वही हम सेम करेंगे कि जीन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक किसी भी ट्रांसजेनिक मॉडल के अंदर हम डाल देंगे, उस वहां पर उस जीन का एक्सप्रेशन को हम नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू स्टडी द पर्टिकुलर डिजीज कॉज्ड बाय अ जीन, और यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि सुपर माउस है। ठीक है, सुपर माउस, सुपर माउस का मतलब क्या है? माउस नॉर्मल साइज है, सुपर माउस का यानी कि साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन की वजह से जो जो साइज है वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, और सुपर जो माउस है ये किस लिए स्टडी किया जाता है बच्चे? फॉर स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, फॉर द स्टडी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी के लिए ये यूज किया जाता है। और बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक जो मॉडल्स है, ठीक है, मैनी ट्रांसजेनिक मॉडल्स आर यूज फॉर द स्टडी ऑफ कौन कौन सी डिजीज, ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर द डिजीज, फॉर द स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये आपने पढ़ा होगा।
जब मसल वाला चैप्टर आपने 11th में ढंग से पढ़ा होगा तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एल्जाइमर एटसेट्रा। ठीक है, ये जो डिजीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो डिजीज आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है, तो एक तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया, तो उसके साथ टू स्टडी द पर्टिकुलर डिजीज, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज है उसकी स्टडी के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक जो रिसर्च है वो किसके ऊपर चल रही है, जैसे कैंसर की स्टडी के ऊपर, सिस्टिक फाइब्रोसिस की स्टडी के ऊपर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की स्टडी के ऊपर, और एल्जाइमर जो जैसे जो डिजीज है उनके ऊपर ये स्टडी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, थर्ड है फॉर वैक्सीन सेफ्टी, फॉर वैक्सीन सेफ्टी। ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि monkeys and mice are used, monkeys and mice are used। और जैसे माइस जो मोस्ट कॉमनली किसके अंदर यूज होता है, फॉर पोलियो वैक्सीन। देखो अब ऐसा है कि कोई भी वैक्सीन बनाई, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी वैक्सीन बनाई, ठीक है, तो जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ कोविड के टाइम पे जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनी, ऐसा थोड़ी है कि वैक्सीन बनते ही डायरेक्ट ही वो ह्यूमन के ऊपर लागू कर दी गई, चलो ठीक है आप ह्यूमंस को देना शुरू करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कोई भी नई वैक्सीन बनी है तो इसके ट्रायल्स किए जाते हैं बहुत सारे, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल। उसके बाद जब सारे के सारे ट्रायल्स को पास कर देती है वो वैक्सीन, उसके बाद ही ह्यूमंस के ऊपर वो यूज़ की जाती है। ठीक है, तो तो यहाँ पर कोई भी वैक्सीन है उसकी टेस्टिंग के लिए मंकीज और माइस का यूज़ किया जाता है। और आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो माइस का है वो यूज़ किया जाता है फॉर द पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, फॉर द पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग के लिए माइस का यूज़ किया जाता है। ठीक है ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आ गया फॉर द वैक्सीन सेफ्टी। फोर्थ पॉइंट देखो, फॉर केमिकल सेफ्टी या फिर टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, मत और कोई भी जो केमिकल है, जिस तरीके से वैक्सीन का यूज़ किया जाता है, मतलब पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, तो वैसे ही किसी भी नए केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कोई भी, या फिर किसी भी केमिकल की टॉक्सिसिटी के बारे में अगर पता करना है कि वो कितना टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है या नहीं है, उसके लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर द केमिकल सेफ्टी या फिर टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स, यहाँ पर आप इसको एक ही पॉइंट में लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। फोर्थ लिखो, फॉर टेस्टिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स है, केमिकल्स की टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फिफ्थ लिखो और इसके ऊपर स्टार मार्क करना बच्चे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके ऊपर स्टार मार्क करना, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है बॉक्स के अंदर। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात मैं करती हूँ एग्जाम्पल।
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, एक प्रोटीन है बच्चे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इट इज यूज्ड फॉर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। और जिसने एम्फाइसीमा के बारे में पता है वो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि एम्फाइसीमा क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको हिंट दे दूं, एम्फाइसीमा ये आपने ब्रीदिंग चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, क्लास 11th के अंदर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के डिसऑर्डर्स के अंदर पढ़ा होगा। पहली डिजीज दे रखी है वो अस्थमा है, सेकंड डिजीज दे रखी है वो आपकी एम्फाइसीमा दे रखी है, ठीक है। तो एम्फाइसीमा क्या है ये आपने बताना है मुझे, और ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो कि यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, और इसके लिए जो ट्रांसजेनिक शीप यूज किया गया बच्चे उसका नाम था ट्रेसी, ठीक है। ये आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1990 के अंदर, ये तो था पहला एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर इसलिए यहाँ पर स्टार मार्क लिखवाया है। एक तो ईयर, ठीक है, 1983 के अंदर क्या हुआ था, इलाई लिली कंपनी ने क्या बनाया था, इंसुलिन, ठीक है। 1990 के अंदर क्या हुआ कि एडीए सबसे पहले जीन थेरेपी दी गई एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को जिसको एडीए की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। और अब मैं बात कर रही हूँ 1972 के अंदर, कुछ याद है 1972 के अंदर कुछ हुआ था, बताना। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही 1972 के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है, एम्फाइसीमा क्या होता है, और 1972 के अंदर और क्या हुआ था रिलेटेड विद द बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बताना मुझे, ठीक है। ईयर यहाँ पे याद रखना 1997, 1997 के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, रोजी बनाई गई बच्चे फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। अब देखो तो बच्चे ऐसी मदर्स जो कि आफ्टर डिलीवरी अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही है, तो उनके बच्चों को गाय का दूध दिया जाता है पीने के लिए, क्यों, क्योंकि फैट कंसिडरिंग दैट कि फैट की अमाउंट कम होती है तो दूध इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ एक प्रोटीन की भी कमी हो जाती है दैट इज नोन एज ह्यूमन अल्फा 1 लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो अब क्या किया जाए, तो ह्यूमन से इस जो ह्यूमन अल्फा 1 लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको निकाला गया और काऊ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। अब काऊ मिल्क तो प्रोड्यूस कर ही रही है, लेकिन साथ के साथ जो काऊ का जो मिल्क है अब वो ह्यूमन अल्फा 1 लैक्ट एल्ब्यूमिन रिच है, ठीक है। तो जो नॉर्मल काऊ का जो मिल्क होता है उससे ये मिल्क बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बच्चे को यही दिया जाना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी के लिए काऊ जो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक काऊ है दैट इज रोजी प्रोड्यूस्ड, ऑलराइट। और इसके अंदर जो ह्यूमन अल्फा जीन कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था, ह्यूमन अल्फा 1 लैक्ट एल्ब्यूमिन, और इसके अमाउंट भी याद रखना बच्चे। अब ये जो दूध है इस अमाउंट है, इस ह्यूमन अल्फा 1 लैक्ट एल्ब्यूमिन की जो अमाउंट है वो 2.4 ग्राम पर लीटर होगी, ठीक है। और ये ज़्यादा रिच होगा इन डाइट देन द नॉर्मल काउ मिल्क, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो मोर न्यूट्रिशनली रिच, मोर न्यूट्रिशनली रिच देन नॉर्मल काउ मिल्क, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी, यानी कि हम क्या कर चुके हैं बच्चे, हम पढ़ चुके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी जीन का एक्सप्रेशन जानना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हो गया बच्चे की फॉर द वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद ले सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए किसी भी की केमिकल की कितनी टॉक्सिसिटी है एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए यूज़ किया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। और 1997 के अंदर फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस, और रोजी के जो मिल्क अब जो प्रोड्यूस कर रही है वो रिच था कि इसके अंदर ह्यूमन अल्फा 1 लैक्टा एल्ब्यूमिन के अंदर, और ये कितना प्रोटीन था इसके अंदर? दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर एंड दिस मिल्क इज मोर न्यूट्रिशनली रिच देन द नॉर्मल काउ मिल्क फॉर द ह्यूमन बेबीज। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी कहानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम पर कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ये ध्यान में रखना कि कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब हम बना चुके हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि काउ जैसे कि काउ, गोट, पिग, रैट, रैबिट, शीप। ठीक है, काउ, गोट, पिग, रैट, रैबिट, शीप। और आउट ऑफ ऑल 95%, मोर देन 99.5%, ठीक है, मोर देन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ठीक है, मोर देन 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? माइस है। ठीक है, काउ, गोट, पिग, रैट हो गया, रैबिट हो गया, शीप, आउट ऑफ ऑल 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? वो माइस है। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी किसके बारे में? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। आप पिछली स्लाइड मैंने लिख दी है, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ, खांसी बहुत आ रही है। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट अपना एथिकल इश्यूज के बारे में। जल्दी चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? बायो एथिक्स की। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो शुरू होने वाला है और हो चुका है, दैट इज बायो एथिक्स। देखो बायो एथिक्स के बारे में हम क्या जानते हैं? बायो एथिक्स का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब किसी ना किसी के प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि आप लोगों में से किसी बच्चे का प्रिंसिपल ये होगा कि वो एग्जाम में चाहे उसको कुछ आता है या फिर नहीं आता, वो चीटिंग नहीं करेगा, वो उसका प्रिंसिपल है, उसका वो एथिक है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी के भी कुछ भी प्रिंसिपल हो सकते हैं। ठीक है, किसी का प्रिंसिपल हो सकता है कि अपने से बड़े से कभी भी कुछ भी वो कहे, वो कभी चिल्ला के बात नहीं करनी है, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी है, वो उसके प्रिंसिपल है, उसके एथिक्स है। तो इसी तरीके से अगर मैं बायो एथिक्स की बात करूँ तो ये क्या है? ये भी प्रिंसिपल है। ठीक है लेकिन ये प्रिंसिपल है किसके केस के अंदर? ये प्रिंसिपल है बायो ऑर्गेनिजम्स के केस के अंदर रिलेटेड। ठीक है, मतलब अब मुझे देखो, आप ये बात सुनो कि हमने पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पूरी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते आए?
हम करते हैं किसी भी जीन का मैनिपुलेशन, ठीक है, यही तो करते आए हैं ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के जीन का हमने मैनिपुलेशन कर दिया, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी क्या है, टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। तो भैया जो नेचर के खिलाफ जो हम ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें नहीं पता, हम इतने सेल्फिश है, ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट हमारे काम आ रहा है तो हम इस तरीके से इसकी मैनिपुलेशन कर देते हैं, ठीक है। अब इंसुलिन जैसे बना दिया, ठीक है, इंसुलिन आज के टाइम पे इंसुलिन की मतलब सॉरी, डायबिटीज इतनी ज्यादा फैल रही है, ठीक है, तो इंसुलिन बनाना वो ठीक बात थी, लेकिन अब ये डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है। लेकिन हम तो ये, आप ये नहीं कह सकते ना कि यार ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इंडिया के अंदर मैं तो इसलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इस ऑर्गेनिज्म के जीन के डीएनए के साथ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। आप हर एक इंसान अगर अपनी दलीलें देता गया तो इसका मतलब है ये तो मैनिपुलेशन के अंदर ही चलती रहेगी, दुनिया काट छाट के अंदर ही चलती रहेगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन मैनिपुलेशन हो रहा है फिर तो, है ना। फिर तो यानी कि ऐसे जो, फिर तो लोग भी बोलेंगे चलो ठीक है मेरे डीएनए का भी मैनिपुलेशन कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसा होने लगा तो इसका मतलब ह्यूमन क्लोनिंग भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरे नेचर के साथ जो छेड़छाड़ की है हमने, ठीक है, जो हम कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ये कितनी, किस एक्सटेंट तक ये सही है, ठीक है, कब कब ये हो सकता है, ठीक है, और अगर ये हो भी गया तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना सेफ है, इससे रिलेटेड ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इनके लिए कमिटीज बनी रहती हैं, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट होते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। अब आप जस्ट सपोज आप अपनी दलीलें लेके गए, ठीक है, कमिटी के अंदर कि जो भी आप जीन मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है, अब वो कुल मिला के 50 लोगों को फायदा करेगा, ठीक है, लेकिन आप 50 लोगों को फायदा तो कर रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी की पूरी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, हर एक स्टेप कितना एक्सपेंसिव रहेगा। आप जो नेचर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस एक एक्सटेंट तक वो मतलब पॉसिबल है, ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं ये कमिटी लेती है, और इंडिया के अंदर भी एक कमिटी है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके बोलेगा कि ये नहीं, मैं तो इस ऑर्गेनिज्म का जीन का मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ और मैं ये सब 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 कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये देखा जाएगा कि आपके जो आप जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो इसकी वैलिडिटी कितनी है, ठीक है, क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी है सक्सेसफुल होने की या नहीं। पता चला 10% ही प्रोबेबिलिटी है ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने की, तो फिर उसके आगे अप्रूवल आपको किस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये देखेंगे कि आपके जो आपके थ्रू जो ये जो प्रोडक्ट जो बन रहा है ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमन की ग्रोथ के लिए कितना बेटर है, ठीक है, बेटर है या नहीं, क्या ये वर्थ इट रहेगा जिस तरीके से एक्सपेंस होगा, एक ये वाली बात देखी जाएगी। और जो प्रोडक्ट बना है उसका पूरा से प्रॉपर चेकिंग होगी, सर्टिफिकेशन होगा, ट्रायल होंगी, उसके बाद ये मार्केट के अंदर आया जाएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी कॉस्ट कितनी रहेगी, सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं एक कमिटी के थ्रू, और उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। सबसे पहले हम बायो एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है। बायो एथिक्स क्या, दीज आर द सेट ऑफ, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, बायो एथिक्स का मतलब है सेट ऑफ set of principles regarding manipulation of manipulation of DNA of bioorganisms, ठीक है। जो भी बायो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उन
उनका कहाँ तक मैन्युपुलेशन पॉसिबल है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, बायो एथिक्स। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कमिटी है इंडिया के अंदर, उस कमिटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज GEAC। ठीक है, ये क्या है बच्चे, जेनेटिक, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, एंड इट अप्रूव्स फॉर, ये किस किस के लिए अप्रूव करती है, इट अप्रूव्स फॉर, ठीक है, सबसे पहले किस किस के लिए अप्रूव करेगी, फॉर द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉर द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है उसकी कितनी वैलिडिटी है, और दूसरी सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू पब्लिक यूज। ठीक है, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है वो पब्लिक के लिए वो कितना यूजफुल रहेगा, इसकी सेफ्टी चेक करना, और वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वैलिडिटी करने के बाद फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी सेफ्टी की जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो जो अभी डिसीजंस वगैरह हैं ये कौन लेती है बच्चे, ये लेती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये आपको देख के ही पता चल जाएगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम करेंगे बायोएथिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, बायो पेटेंसी किसको बोलते हैं। ठीक है बायो पेटेंसी हो गया। बायोपेटेंसी नेक्स्ट हम करते हैं, बायोपेटेंसी, बायोपेटेंसी, बायोपेटेंसी का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज पेटेंट करा लेना। ठीक है, यानी कि आपने कोई भी एक नई चीज डिस्कवर की है, ठीक है, और आपने ये जो चीज, कोई भी नई चीज आपने डिस्कवर की है और आपने वो पेटेंट करा ली है अपने ऊपर, ठीक है, अपने नाम के ऊपर आपने वो पेटेंट करा ली है, तो इसका मतलब उस टेक्निक को आपकी परमिशन के अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कोई यूज़ करेगा तो आपको प्रॉपर उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको प्रॉपर उसका कंपनसेशन देंगे और उसके साथ साथ प्रॉपर परमिशंस भी ली जाएंगी। ठीक है, तो बायो पेटेंसी का मतलब क्या है, नॉर्मल पेटेंट तो ये बायो यानी कि रिलेटेड विद द बायो प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बायो पेटेंसी क्या होती है बच्चे, इट इज द सेट ऑफ स्पेशल राइट्स गिवन टू ए कंपनी और पर्सन भी हो सकता है, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड लिमिटेड रहेगा, फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है, जनरली ये 20 ईयर्स का होता है। ठीक है, जनरली ये कितने का होता है बच्चे, अप्रोक्सीमेटली ये 20 ईयर्स का होता है। ठीक है, और ये बायो पेटेंसी किस किस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, किस किस के लिए दी जाती है बच्चे, फॉर न्यू इनोवेशन, कोई नया इन्वेंशन कर दिया, सबसे पहली बात ये, फॉर न्यू इन्वेंशन, कोई भी नया इन्वेंशन कर दिया रिलेटेड विद द बायोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूसरा न्यू इनोवेशन, कोई नया इनोवेशन कर दिया इन एग्जिस्टिंग इन्वेंशन। ठीक है, कोई एक नई डिस्कवरी थी उसके अंदर एक नया इनोवेशन कर दिया। ठीक है, यहाँ इस केस के अंदर भी बायो पेटेंट मिल सकता है। थर्ड, फॉर अ डिजाइन, ठीक है, फॉर अ डिजाइन,
कोई भी एक नया डिजाइन आपने बना दिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नंबर डी की, 4, देखो बच्चे, जैसे प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी कंपनीज बनाती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो पैरासीटामोल है वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि लास्ट में डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो इन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स के अंदर हल्का सा चेंज करके फिर लोग अपने नाम के ऊपर क्या बना लेते हैं, फिर अपनी कंपनी के नाम पर पेटेंट बनवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, कैसे बना लिया, बाय चेंजिंग स्टेप्स इन, by changing steps, or you can say process in downstreaming process। जो डाउनस्ट्रीमिंग जो प्रोसेस है बच्चे, वहां पर कुछ कुछ स्टेप चेंज कर दिए, क्योंकि आपको पता है और तो हर एक कोई भी आप नया प्रोडक्ट बनाओगे, बाकी सारे के सारे स्टेप्स तो सेम है, और कहीं तो चेंज होने की संभावना ही नहीं है। संभावना कहाँ पर है चेंज होने की, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर। तो वहां पे इतने सारे स्टेप्स है ना, वहां पर एक दो अगर स्टेप्स के अगर इधर उधर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, आप फिर चेंज हो गया तो इसका मतलब आप किसी और इंसान का या फिर किसी और कंपनी का डिज़ाइन आप यूज़ नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आप वो चीज़ बिना किसी परमिशन के आप वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो किस किस के लिए पेटेंट मिल सकता है, किसी न्यू इन्वेंशन के लिए, कोई एग्जिस्टिंग इन्वेंशन उसके अंदर कुछ नया इनोवेशन कर दिया, किसी डिज़ाइन के लिए, या फिर फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स। ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स यानी कि जब हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहां पर कुछ चेंजिंग कर दिए स्टेप्स का, दैट अ प्रोसेस इन डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया बायोपेटेंसी, लेकिन इसके बायोपेटेंसी के से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, ठीक है। ये कंट्रोवर्सीज आपकी कंट्रोवर्सीज हुई हैं बहुत सारी रिलेटेड विद द बायो पेटेंट, ठीक है। तो देखो कंट्रोवर्सी किस किस से रिलेटेड रही है, ये आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो बासमती राइस से रिलेटेड हुई है, ठीक है, एक तो बासमती राइस से रिलेटेड हुई है, दूसरा टर्मरिक से रिलेटेड हुई है, और तीसरा नीम से रिलेटेड हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले केस की, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ किसकी, पहले केस की, दैट इज बासमती राइस। देखो इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर 2 लाख से ज्यादा वैरायटी है किसकी, राइस की, ठीक है। मोर देन, नंबर याद रखना बच्चे, मोर देन 2 लाख वेराइटीज, मोर देन 2 lakhs वेराइटीज ऑफ राइस, जिसके अंदर 27 वेराइटीज है किसकी, ऑफ बासमती राइस की, बासमती राइस, ठीक है। और ये बासमती राइस अपने बहुत अच्छे मतलब फ्लेवर के लिए, एरोमा के लिए फेमस है, ठीक है। फ्लेवर के लिए, एरोमा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, आपने सुना भी होगा, घरों पे बनता भी है बासमती राइस, ठीक है। तो 1997 एक अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, बहुत शान पत्ती की, अमेरिकन कंपनी ने क्या किया कि इंडिया की कोई बासमती राइस ली, ठीक है, बासमती राइस ली, वैरायटीज ऑफ बासमती राइस, वैरायटी ऑफ बासमती राइस ली, एंड किसके साथ क्रॉस करा दिया, एंड क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ प्लांट। सेमी ड्वार्फ वैरायटी है किसी प्लांट की, उसके साथ क्रॉस करा दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो न्यू वैरायटी मिली ना,
अब ये जो न्यू वैरायटी है, जो भी ऑब्वियसली बासमती राइस ही मिलेगी, जो न्यू वैरायटी है ना, इसके ऊपर क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो कि देखो इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटी है राइस की, जिसके अंदर 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है किसकी, बासमती राइस की। बासमती राइस अपने फ्लेवर और एरोमा के लिए फेमस है। अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, 1997 के अंदर एक वैरायटी ली बासमती राइस की और क्रॉस करा दिया सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ प्लांट, ठीक है। और जो न्यू वैरायटी मिली ना, उसको पेटेंट करा लिया। अब ये जो पेटेंट कराया है, इसका मतलब ये जो वैरायटी है ना, जब भी इंडियन फार्मर ग्रो करेंगे ना, इंडियन फार्मर ग्रो करेंगे, पहली बात तो परमिशन लेनी पड़ेगी और ऊपर से कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। फिर बात समझ में आई, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको समझाया और बोला कि भैया इतनी सारी जो वैरायटीज़ है, हमारे किसानों के पास पता नहीं कितने सालों से इस बात की नॉलेज है, राइस की नॉलेज है, बासमती राइस की नॉलेज है। तुम एक बासमती राइस इंडियन वैरायटी के साथ किसी भी प्लांट के साथ क्रॉस करा के बोलोगे कि न्यू वैरायटी, वो तुम्हारी हो गई है? ऐसा थोड़ी होता है। तो इसके बाद क्या किया, ये सारे के सारे जो पेटेंट है वो वापस लिए गए और मैक्सिमम पेटेंट को वापस ले लिया गया, ठीक है। तो ये चालाकी इन्होंने की थी, ठीक है। ईयर यहाँ पे फिर से इम्पोर्टेंट है, 1997। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, तो दूसरा फिर से इन्होंने क्या किया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो टर्मरिक है, ठीक है, हल्दी। टर्मरिक के पास जो प्रॉपर वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और नीम जो कि एंटी फंगल होता है, ठीक है। अब इन्होंने भी सेम वही किया। फिर उनको समझाया गया, सॉरी, फिर उनको समझाया गया कि भैया हल्दी की, हमारे पता नहीं ग्रंथों में कब से हल्दी के बारे में लिखा हुआ है, नीम के बारे में लिखा हुआ है, तुम ये सारी की सारी वैरायटी यहाँ से ही चुरा के और तुम किसी और वैरायटी के साथ क्रॉस करा के और ये बोलोगे कि हमारी न्यू वैरायटी है और हमने पेटेंट दे लिया, और जब भी हम इसका कोई भी अगर हम यूज़ करेंगे, इसके प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, तो आपको हम कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर यहाँ पे कंट्रोवर्सीज हुई बायो पेटेंट के नाम से, ठीक है, बासमती राइस, टर्मरिक और नीम, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। लास्ट हम बात करेंगे इसकी बायो पायरेसी की, ठीक है। जल्दी से कीजिए, फिर हम बात करते हैं बायो पायरेसी की। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे बायो पायरेसी की। बायो पायरेसी, बायो पायरेसी का मतलब है कि बिना किसी की वैरायटी, किसी के भी पेटेंट, किसी ने भी पेटेंट कराया हो या फिर किसी ने भी कोई भी डिस्कवरी की हो और उसके बिना, परमिशन के बिना आप उसको अगर यूज़ कर लेते हो, तो उसको बोला जाएगा पायरेसी, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड पायरेसी, बायो पायरेसी को भी डिनोट यही करता है, ठीक है। ये तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। बायो पायरेसी का मतलब क्या होगा कि यूज ऑफ बायो नॉलेज, use of bio knowledge by multinational companies, use of bio knowledge by multinational companies without proper authorization, without proper authorization, without proper authorization of concerned company, or you can say nation, without proper authorization of concerned company and nation and compensation, मतलब बिना कंपनसेशन दिए, बिना परमिशन लिए कोई बायो नॉलेज को यूज कर रहा है, दैट इज बायो पायरेसी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अमेरिकन कंपनी का नाम लिख सकते हो तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे अमेरिकन राइस टेक कंपनी है, अमेरिकन
राइस टेक कंपनी है, ठीक है, अमेरिकन राइस टेक कंपनी है। और ये था आपका बायो पायरेसी। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, जिसके अंदर हमने अपने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन। उसको शुरू करने से पहले हम पहले करेंगे इसकी एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या कह रहा है, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर DNA manipulated to possess and expression an extra gene known as the transgenic animals, यानी कि जिसका DNA मैनिपुलेट हो चुका है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, फिश, sheep, cow have been produced, although over 90%, ठीक है, although over 95% of all the existing transgenic animals क्या है, mice हैं। What are these animals are being produced? How can man benefit from such modification? अब वो देखते हैं हम। सबसे पहले फॉर द नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। यानी कि कोई भी जीन है किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है उसको हम ये देख सकते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज, कोई भी जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है उसका हमने एक्सप्रेशन देखना है तो हम सेम किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर उससे उसका जीन है वो इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम द अदर स्पीशीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन अ बॉडी। सेम अगर हमें किसी भी जीन का अगर हमें एक्सप्रेशन का पता करना है तो हम क्या करेंगे, उस रिलेटेड जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिजीज। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स contribute to the developing of a disease. They are specially made to serve as models for the human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible, ठीक है। जैसे कि ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड एल्जाइमर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए गए हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, medicines required to treat certain human disease can contain biological products, but such products are often expensive to make. Transgenic animals that produce useful biological products can created by introduction of the portion of the DNA or gene which code for a particular product, such as human alpha antitrypsin used to treat emphysema। ये मैंने पूरी कहानी आपको बताई है। जैसे कि सिमिलर जो ट्रीटमेंट है किसके लिए बनाया गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। और ये आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइल कीटो यूरिया के लिए, ठीक है। 1997 के अंदर पहली ट्रांसजेनिक रोजी काउ प्रोड्यूस और ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा 1 लैक्टोएल्ब्यूमिन और ये ज़्यादा न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस था फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used on the humans। मतलब डायरेक्ट ह्यूमंस के ऊपर कोई भी वैक्सीन हम यूज नहीं कर सकते। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccine। मतलब monkeys and mice दोनों ही यूज किए जाते हैं। केमिकल सेफ्टी और टेस्टिंग के लिए सेम प्रोसीजर है जैसे कि वैक्सीन सेफ्टी का था। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज सेम एज द यूज ऑफ टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals. They are then exposed to the toxic substances and the effect studies. Toxicity results in such animal will allow to obtain the result in less time। मतलब ये पता लगाने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर जीन है, ठीक है या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऐसा
मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ऐसे बना दिया है जो कि जीन को कैरी करे और वो ये बता सके कि ये पर्टिकुलर सेंसिटिव है उस टॉक्सिक के लिए। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है ये सारी की सारी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। एथिकल इश्यूज के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो रिसर्च है बहुत ज़्यादा आगे तक जा सके विदाउट एनी रेगुलेशन। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड to evaluate the morality of human activities that might help or harm the living organism. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such thing is also important. Genetic modification of organism can have unpredictable results when such organisms are introduced in the ecosystem. Therefore, Indian government set up an organization जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि सारे के सारे डिसीजन लेती है वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइंग रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक services. The modification usage of the living organism for public services, for example, medicine, etc., has also created problem with the patient ग्रांटेड फॉर द सेम। मतलब पहले पूरी की पूरी टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, उसके बाद ही किसी भी एक ह्यूमन बींग को वो वैक्सीन दी जाएगी। देयर इज अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट कंटेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज that make use of the genetic material, plant and other biological resources that have long been identified, developed and used by the farmers, indigenous people for a specific country। मतलब कंट्री बहुत ज़्यादा आपस में दोनों लड़ रही हैं, ठीक है, कि उन्होंने हमारा जो प्रोडक्ट था वो पेटेंट करा लिया, उन्होंने हमारा प्रोडक्ट है वो पेटेंट करा लिया। तो कुछ कंट्रोवर्सीज हैं रिलेटेड विद दीज पेटेंट्स एंड ऑल, जैसे कि राइस एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है इन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक thousands of years in Asia agriculture history. There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India. ये डेटा है, ये याद रखना, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, राइस की जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। और अगर मैं बात करूँ बासमती राइस, इट इज़ फेमस फॉर इट्स एरोमा एंड फ्लेवर, और 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ है इंडिया के अंदर। देर इज रेफरेंस टू बासमती। हम एंशियंट टेक्स्ट वगैरह के अंदर भी देखते हैं कि वहाँ पर भी बहुत टाइम से राइस का जिक्र है। 1997 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी, ठीक है, राइस टेक कंपनी ने क्या किया, पेटेंट ले लिया बासमती राइस के ऊपर थ्रू द यूएस पेटेंट and trademark office. This allowed the company to sell a new variety of the basmati rice in USA and abroad. This new variety of basmati rice had actually been derived from the इंडियन फार्मर्स वैरायटी। ठीक है, यानी कि न्यू वैरायटी तो डेवलप कर ली, तो इसका मतलब क्या है, जब भी इंडिया के फार्मर्स अगर उस वैरायटी को ग्रो करेंगे तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, परमिशन भी लेनी पड़ेगी, और ऊपर से वैरायटी भी किसकी है, इंडिया की। तो इंडिया बासमती राइस वाज क्रॉस्ड विथ सेमी ड्वार्फ वैरायटी एंड क्लेम्ड एक इन्वेंशन क्लेम कर दिया। द पेटेंट एक्सटेंड टू द फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इम्प्लाइंग द अदर पीपल selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts have been made to the patent uses products and जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने जारी रखी लड़ाई, ठीक है, और टर्मरिक और नीम के ऊपर भी क्या कर लिया था, पेटेंट लिया है। इफ वी आर नॉट if we are not vigilant and we do not immediately counter these patent application, other countries individuals may encash on our rich legacy and we can not be able to do anything about it। ठीक है, तो हमें हमेशा अवेयर रहना पड़ता है। किसी और कंपनी ने, किसी और कंट्री की कंपनी ने हमारा जो, हमारे इंडिया की किसी भी वैरायटी के ऊपर पेटेंट नहीं ले लिया है। ठीक है, तो बायोपेरेसी एक टर्म यूज़ की जाती है इसी सब के लिए। तो द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड कंपनी और पीपल विदाउट पेइंग एनी कंपनसेटरी। Most of the industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. In contrast, the developing and
द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज। मतलब कुछ ऐसी मतलब कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिच है लेकिन वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अंडर डेवलप्ड है, जो कि डेवलपिंग है, जो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है लेकिन फाइनेंशियली रिच नहीं है। ठीक है, द ट्रेडिशनल नॉलेज related to the bioresources can be exploited to develop the modern application and can be used to save time, effort and expenditure during their commercialization। तो तो मतलब सारी की सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, और हमेशा अवेयर रहना पड़ता है कि कोई दूसरी कंट्री जो कि ज़्यादा फाइनेंशियली रिच है, बेशक से वो बायोडाइवर्सिटी में इतनी रिच ना हो, तो जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, पुअर डेवलप्ड कंट्रीज है, उसका कोई भी प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो एक जैसे कि वेस्ट अफ्रीका का एक प्लांट होता है, ठीक है, बेरी प्लांट, और वो एक जो फ्रूट डेवलप करता है उसको हम बेरीज बोलते हैं। अब जो बेरीज है वो एक बेरीज के अंदर ब्रेजिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर प्रोटीन है तो इसका मतलब कैलोरीज तो कम है लेकिन 2000 टाइम वो ज्यादा उसके अंदर वो मतलब स्वीट है देन शुगर, 2000 टाइम, समझ रहे हो? यानी कि एक तो मीठा भी ज्यादा, ऊपर से कैलोरीज भी कम है। तो यूएस ने क्या किया, फिर से वो भी एग्जाम्पल यूएस का ही है, तो यूएस ने क्या किया कि वो जीन एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और वो चाह कि ऐसे मेज के अंदर क्यों ना हम इंट्रोड्यूस कर दे कि मेज ही इतना मतलब मीठा बन जाए, वो इतना ज़्यादा स्वीट भी हो लेकिन उसके अंदर कैलोरीज भी ना हो। उसके बाद फिर पता चला, उन्होंने बोला कि ये हमारा एक ट्रेडिशनल प्लांट है जो आप क्लेम कर रहे हो, जिसका आप जीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ये जिससे कि ये जो ब्रेजिन है वो बेरीज से आया है। ठीक है, और ये बेरीज बेरीज प्लांट है और ये बेरी प्लांट है हमारा ट्रेडिशनल प्लांट है, तो तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि ये तुम्हारी एक न्यू वेराइटीज है? तो मतलब अवेयर रहना पड़ता है बहुत सारी चीजों को लेके। ठीक है। तो मैंने बायोपायरेसी से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया था। There has been growing realization of the injustice and inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries होता आया है। Therefore, some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge। और यहाँ पर याद रखना, Indian Parliament has recently cleared the Second Amendment Indian Patent Bill that takes such issues into the consideration, included patent term emergency provisions and research and developing initiative। कौन से अमेंडमेंट के अंदर लिया गया था ये ध्यान रखना, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है और फिर हम चलाएंगे अब अपना एवोल्यूशन। ठीक है, तो उससे पहले आप एक बार जल्दी से क्वेश्चंस कीजिए और मैं पी लेती हूँ पानी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पेयर। इनकरेक्ट, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, आपने क्या बताना है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो बासमती कंट्रोवर्सी रिलेटेड विद बायोपायरेसी बिल्कुल सही है। बीटी कॉटन यानी कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कॉटन वैरायटी। ठीक है, रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। गोल्डन राइस विटामिन B12 एनरिच्ड राइस। जो गोल्डन राइस है वो ए विटामिन ए एनरिच्ड राइस है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है द एंडोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू। ये जो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए बताओ, हमारी बॉडी से एक टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए, जिसकी वजह से बी एंड टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ होती थी, और ये बी और लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो इसका मतलब अगर ये प्रॉपर नहीं बनेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, जल्दी बताओ। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का मतलब है बेसिलस थ्रेंजेनस, यानी कि ए गोज विद द फोर्थ। अब देखो आपका टाइम किस तरीके से बचा है। ठीक है,
एडिनोसिन डीएमिनेस यानी कि रिलेटेड विद द जीन थेरेपी। सेकंड बी का फर्स्ट आरएनएआई यानी कि सेलुलर डिफेंस, यूकैरियोट के अंदर सेलुलर डिफेंस होता है और पीसीआर की मदद से हम डिटेक्शन कर सकते हैं एचआईवी का। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर और ये आपके सारे कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जीईएसी, ऐसी कमिटी जो सारे के सारे बायोएथिक्स से रिलेटेड उसकी वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च और जो सेफ्टी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैच करना है द कॉलम फर्स्ट एंड द कॉलम सेकंड। ठीक है, देखो इलाई लिली पेटेंट ऑन बासमती राइस बाय एन अमेरिकन कंपनी 1997। ठीक है, यानी कि ए गोज विद द सेकंड। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई 1990 के अंदर, यानी कि बी का गोज विद फोर्थ, बी गोज विद फोर्थ, यानी कि ये दो ऑप्शन तो आप हटा दो। ह्यूबिलिन बाय इलाई लिली कंपनी यानी कि 1983, यानी कि सी का फर्स्ट। ठीक है, तो ये सी का थर्ड, ये भी गलत हो जाएगा। पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो, in India, the organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organism for the public use is, और करेक्ट आंसर है आपका, देख के पता चल गया, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर्ड ब्लैंक अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल, यानी कि सारे के सारे जो इश्यूज रिलेटेड है वो डील होते थे, और वो कब पास हुआ? सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। नेक्स्ट है द न्यू वेराइटी ऑफ राइस बाय अमेरिकन कंपनी इज एक्चुअली मेड बाय, एंड दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, 3 होमवर्क दिया है मैंने अभी तक 3 मैंने होमवर्क दिया है। एम्फाइसीमा क्या होता है 1972 में क्या हुआ, और ये वाला नेक्स्ट है बासमती इज अ डिस्टिंक्ट बिकॉज ऑफ इट्स, बासमती राइस, इंडिया के अंदर कितनी डॉक्यूमेंट वेराइटीज है बासमती राइस की? 27। ठीक है, दे आर फेमस फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड कलर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है? माइस है। ठीक है, आसान सा था। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिना ऑथराइजेशन के लिए किसी भी की भी बायो नॉलेज को चुराना, उसको हम क्या बोलेंगे? बायो पायरेसी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था पूरा। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, ठीक है, दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर, और वो कौन सा था? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, फ्लेवर सेवर ए जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो हैव बीन डेवलप्ड फॉर, इसके लिए हमने आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज किया था ना, कि हमने वो एंजाइम को उसको डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बना दिया था हमने उस एंजाइम का, जो कि इसकी राइपनिंग के लिए ज़रूरी था। और अगर डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बना दिया तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन यानी कि एंजाइम नहीं बनाएगा, एंजाइम नहीं बने तो इसका मतलब इसकी शेल्फ लाइफ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारा का सारा चैप्टर आपका खत्म होता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।